Hello friends, today I'll be starting with a new topic which is JSP. JSP की full form है Java Server Pages. Okay, तो JSP is also a server side technology. It is also a middleware technology like servlet. तो servlet जैसे आपने देखा कि यूजर से रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स लेता है, प्रोसेस करता है और रिस्पॉन्स देने का काम करता है, ठीक है ना। सर्वर साइड प्रोग्राम है। उसी तरीके से JSP भी एक सर्वर साइड प्रोग्राम है जो कि वेब एप्लीकेशंस के लिए HTTP टाइप की रिक्वेस्ट को हैंडल करता है और आपको रिस्पॉन्स देने का काम करता है। JSP जो है वो हम लोग ये कह सकते हैं इज अ ऑल्टरनेट ऑफ सर्वलेट, या हम लोग ये भी कह सकते हैं इज अ एक्सटेंशन ऑफ सर्वलेट। जब हम लोगों ने आपके साथ सर्वलेट्स डिस्कस किया था तो मैंने सर्वलेट्स के आपको एडवांटेजेस बताए थे, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि भाई सर्वलेट्स को सर्विस मेथड जो है वो हर रिक्वेस्ट के लिए बार बार कॉल होता है। सर्वलेट के मल्टीपल इंस्टेंसेस सर्वलेट के नहीं बनते हैं, और जो है एक बार ही इनिट मेथड लाइफ साइकिल में कॉल होता है, और मल्टीपल जो यूजर्स हैं उनके रिक्वेस्ट को सर्विस करने के लिए सर्विस मेथड बार बार कॉल होता है, ठीक है ना। और वो जो है हम लोगों ने देखा था कि उसकी वजह से जो है मल्टीपल यूजर्स के लिए रिस्पॉन्स टाइम जो होता है वो ऐसा नहीं है कि आप बोले जो सुबह के टाइम में मैं कर रहा हूँ तो है ना ट्रैफिक कम है तो फास्ट हो रहा है, दोपहर में मैं वेबसाइट को एक्सेस कर रहा हूँ तो ट्रैफिक इंक्रीज हो गया और वो वेबसाइट स्लो हो गई। सर्वलेट ने ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया था क्योंकि इसमें मल्टीपल इंस्टेंसेस या ट्रैफिक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था कि मल्टीपल यूजर के मल्टीपल इंस्टेंसेस नहीं बनते थे। जबकि अगर मैं इसके कंपैरिजन में माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी ASP एक्टिव सर्वर पेजेस को देखें तो एक्टिव सर्वर पेजेस ASP के अंदर बेसिकली क्या होता है, मल्टीपल यूजर के लिए मल्टीपल इंस्टेंसेस बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से जितने यूजर इंस्टेंस इंक्रीज होंगे उतनी परफॉर्मेंस कम होती चली जाती है। तो अगर मैं ASP और सर्वलेट को कंपैरिजन करूं, माइक्रोसॉफ्ट की एक्टिव सर्वर पेजेस ASP और जावा की सर्वलेट को कंपेयर करूंगा तो मैं बोलूंगा सर्वलेट ज्यादा बेटर टेक्नोलॉजी है। लेकिन रियलिटी के अंदर अगर आप देखेंगे तो सर्वलेट के ऊपर ज्यादा वेबसाइट्स नहीं बनी हुई है। सर्वलेट की पहचान क्या है कि उसका कोई एक्सटेंशन नहीं होता। आपने देखा था कि हम लोग जब मैपिंग करा रहे थे तो उसका कोई डॉट करके एक्सटेंशन नहीं होता। तो आप अगर इंटरनेट पर देखोगे तो आपको ऐसी बहुत कम वेबसाइट्स मिलेंगी जिनका कोई एक्सटेंशन ना हो, तो मतलब कि सर्वलेट के ऊपर बहुत कम काम हुआ। तो इसके पीछे रीजन क्या है, तो इसके पीछे कुछ रीजन जो है उसके लिए हम लोग देखते हैं सर्वलेट के डिसएडवांटेजेस। तो सर्वलेट के डिसएडवांटेजेस जो है उसके अंदर सबसे पहला डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि सर्वलेट के अंदर हम लोगों को प्रोग्राम को कंपाइल कर कर डिप्लॉय करना पड़ता है वेब सर्वर के ऊपर, टॉमकैट के ऊपर डिप्लॉय करना पड़ता है। मतलब कि आप अगर सर्वलेट के अंदर कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो वो रन टाइम पर ऑटोमेटिकली इफेक्ट नहीं लेगा, ठीक है ना। और उसके लिए हमारे को जो है सर्वलेट को कंपाइल कर कर ही वेब सर्वर पर दोबारा से डिप्लॉय करना पड़ेगा। दो तरीके के डाटा होते हैं, एक तो डाटा होता है जिसके अंदर हम लोग प्री प्रोसेस्ड डाटा होता है जो कि किसी डाटाबेस से आ रहा है। जैसे मैंने यूजर आईडी डाला, पासवर्ड डाला, या मैंने अकाउंट नंबर डाला और मेरा बैलेंस आ गया, तो वो बैलेंस किसी टेबल से आ रहा है मेरे पास, ठीक है ना। तो उस केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई आपने टेबल में कोई चेंजेस करोगे तो सर्वलेट जो है वो आपका टेबल में से अपडेटेड बैलेंस उठा लेगा, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन जहां पर हम लोग टेबल से डाटा नहीं उठाते हैं, रन टाइम पर डाटा उठा रहे हैं, जैसे कि क्रिकेट का लाइव स्कोर दिखा रहे हैं। अब क्रिकेट का लाइव स्कोर किसी टेबल से नहीं आ रहा, वो सीधा पेज के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है ना। काउंटिंग चल रही है, मेरा इलेक्शन है, इलेक्शन के अंदर मेरी काउंटिंग चल रही है और वहां पर सीट्स आ रही है कि भाई इतने विन हो गए, इतने लॉस हो गए। स्टॉक एक्सचेंज का प्राइस दिखाना है, रेलवे का रिजर्वेशन का स्टेटस दिखाना, मान के चलो। तो इस तरीके की जो डायनेमिक कंटेंट है ये सीधा वेब पेज के ऊपर चेंज होता है, वो किसी टेबल में से निकल कर नहीं आ रहा मेरे पास वापस से। उस जगह के ऊपर अगर मैं सर्वलेट के थ्रू काम करूंगा तो सर्वलेट के अंदर अगर मेरे को अभी डिस्प्ले कराना है कि मान कर चलिए कि क्रिकेट का स्कोर 21 रन और उसके बाद मेरे को उसके अंदर ऐड करना है 4 रन, 25 रन बनाना है, बताना है, तो उसके लिए मेरे को फिर से उसके अंदर सर्वलेट में चेंजेस करनी पड़ेगी, रीडिप्लॉय करना पड़ेगा, सर्वर रिफ्रेश होगा, तभी वो इफेक्ट में नजर आएगा। तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो ये बेसिकली हम लोगों का सर्वलेट का पहला डिसएडवांटेज था, जो कि हम लोग बोल रहे हैं कि इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन, इट इज डिफिकल्ट टू गिव आउटपुट इन है ना डायनेमिक आउटपुट इन सर्वलेट। तो ठीक है ना, तो ये सब चीजें आप देखिए। सेकंड पॉइंट भी क्या है कि हम लोगों को आउटपुट देना HTML फॉर्मेट में डिफिकल्ट है।
तो आपने इसका रियल टाइम अभी एग्जांपल भी देखा था कि हम लोग जो है out.println से फॉर्म डिजाइन कर रहे थे, ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों ने देखा था पहला पेज तो HTML बन सकता है, क्योंकि उसके अंदर हम लोग ये चेक नहीं कर रहे हैं कि आप लॉगिन कर आए हो या नहीं लॉगिन कर आए। लेकिन उसके बाद वेबसाइट के अंदर जितने भी कंटिन्यूएशन पेजेस बन रहे हैं, कि प्रोडक्ट का पेज बन रहा है या आपका जो है ऐड टू कार्ट का पेज बन रहा है मेरा, तो वो पेज तभी डिस्प्ले में नजर आएगा जब आप लॉगिन कर आए हो। तो उस केस में मेरे को DHTML सर्वलेट के थ्रू out.println से फॉर्म डिजाइन करना पड़ेगा, जो कि मेरे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को भी इंक्रीज करता है और मेरे कॉम्प्लेक्सिटी को भी इंक्रीज कर देता है, ठीक है ना। इसी तरीके से वो मैंने बोला कि भाई सर्वलेट के अंदर कोई टैग्स नहीं है, और सर्वलेट का प्रोग्राम लिखने के लिए आपको बेसिक जावा की नॉलेज होनी चाहिए, और सर्वलेट के अंदर कोई रीयूजेबिलिटी का कंपोनेंट का फीचर नहीं होता। तो ये सर्वलेट के डिसएडवांटेजेस थे, जिसकी वजह से जो है डेवलपर्स ने सर्वलेट को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करा। तो जावा ने क्या करा, जावा ने GSP को लॉन्च करा एज अ ऑप्शन या एज अ ऑल्टरनेट ऑफ सर्वलेट, जिसमें सर्वलेट के भी फीचर्स हो और स्क्रिप्ट के भी फीचर्स हो। क्योंकि अगर हम माइक्रोसॉफ्ट का एडवांटेज देखें ASP का, एक्टिव सर्वर पेजेस का, तो उसका एडवांटेज ये है कि वो टैग बेस्ड है, ठीक है ना, और टैग बेस्ड होने की वजह से वो इजी टू राइट है, ठीक है ना। तो जावा ने क्या बोला, जावा ने बोला मैं भी एक ऐसी प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट को लॉन्च करता हूं जो कि टैग बेस्ड हो और उसमें सर्वलेट की एडवांटेजेस भी है, ठीक है ना। तो GSP जो है वो मेरी टैग बेस्ड है, स्क्रिप्ट है, सर्वर साइड स्क्रिप्ट है, जो कि वेब सर्वर जिसे इंटरप्रेट करता है और रन टाइम पर वो सर्वलेट की ही क्लास बनाता है। मतलब कि जब हम GSP को रन करवाते हैं तो GSP बैकग्राउंड के अंदर आपका सर्वलेट की ही क्लास बनाता है, इसलिए सर्वलेट के ही फीचर्स होते हैं इसके अंदर, सर्वलेट का ही लाइफ साइकिल या सर्वलेट के ही एडवांटेजेस होते हैं, प्लस टैग्स के जो अपने एडवांटेजेस होते हैं वो भी एडवांटेज इसके अंदर मिल जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए सर्वलेट से ज़्यादा बेटर है ये, ठीक है ना। इसी तरीके से हम लोगों ने इसका GSP का एडवांटेज अगर देखें तो GSP का अगर हम लोग एडवांटेज देखें तो हम लोगों ने देखा कि GSP क्योंकि चेंजेस करते हैं GSP में, तो रन टाइम पर उसकी सर्वलेट क्लास अपने आप ही नहीं बन जाती है। तो इसका मतलब है कि जो भी चेंजेस करेंगे वो रन टाइम पर ऑटोमेटिकली इफेक्ट ले लेंगे, तो इसके लिए आपको सर्वर पर वापस से डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम लोग बोलते हैं इट इज़ ईजी टू मेंटेन, ठीक है ना। और इट इज़ ईजी टू राइट, क्योंकि ये स्क्रिप्ट है और इसके लिए आपको बेसिक जावा की भी अगर नॉलेज नहीं है तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर जावा बीन्स का कॉन्सेप्ट होता है जो कि हम लोग देखेंगे, जिससे हम लोग रीयूजेबल कंपोनेंट्स बना सकते हैं, ठीक है ना। ये GSP का बेसिकली एडवांटेजेस है। उसके अलावा GSP का लाइफ साइकिल अगर हम लोग देखें तो आप देख रहे हैं कि a.gsp है, और हम जब इसको रन करवाते हैं तो ये क्या बनाता है, ये .java फाइल बनाता है, देखिए a_gsp.java। उसके बाद वो कंपाइल होकर a_gsp.class बनती है, ये सर्वलेट की ही क्लास है। उसका ये सर्वलेट की तरह ही काम करता है कि इनिट मेथड कॉल होता है, सर्विस मेथड कॉल होता है, सर्विस मेथड हर एक रिक्वेस्ट के लिए बार बार कॉल होता है, देखिएगा, ठीक है ना। और डिस्ट्रॉय मेथड तब कॉल होता है लाइफ साइकिल में अगर कोई एरर होता है, अगर डिस्ट्रॉय होगा तभी वापस से इनिट होगा, ठीक है ना। तो ये वही बिल्कुल सर्वलेट का लाइफ साइकिल है। अगर मैं GSP में कोई चेंजेस करता हूँ तो ही दोबारा से वो नई जावा का प्रोग्राम बनाएगा। तो मतलब कि अगर चेंजेस करते हैं तो वो रन टाइम पर ऑटोमेटिकली नई जावा फाइल और नई क्लास फाइल आपकी बना देता है। तो ये GSP का लाइफ साइकिल है, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर हम लोग GSP आर्किटेक्चर देखें तो हम लोग देख रहे हैं क्लाइंट से रिक्वेस्ट आ रही है वेब कंटेनर के पास। वेब कंटेनर में जैसे कि टॉमकैट सर्वर हमारा वो वेब कंटेनर है, जिसके अंदर क्या होती है GSP पेज होता है, ठीक है ना। तो जैसे सर्वलेट को एनवायरमेंट वेब कंटेनर दे रहा था, वैसे यहाँ पर GSP को भी एनवायरमेंट वेब कंटेनर दे रहा है और उसमें भी GSP कंटेनर होता है, ठीक है ना। तो जब रिक्वेस्ट जाती है .gsp के लिए तो ये इंटरनल GSP कंटेनर में GSP इंजन होती है। मैंने अलग से बना रखा है, लेकिन ये बेसिकली अंदर का ही पार्ट है, इसलिए मैंने अलग से बना रखा है, क्योंकि ये मैंने आपको बताना है कि भाई क्या शो कर रहा है, क्या कैसे प्रोसेस हो रहा है। तो जैसी रिक्वेस्ट जाती है .gsp के लिए तो GSP कंटेनर के अंदर GSP इंजन होता है, जो कि इस GSP पेज को इंटरप्रेट कर एक सर्वलेट की क्लास बना देता है, जो आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर वापस से रिस्पॉन्स देने का काम करती है। तो अगर मैं इस GSP में कोई चेंजेस करूंगा तो रन टाइम पर ये सर्वलेट क्लास अपने आप ही बन जाएगी। तो ये GSP आर्किटेक्चर है, ठीक है। और GSP के अंदर हमारे को सर्वलेट को इंपोर्ट करने की या IO को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि कोर जावा में लैंग पैकेज वो बाय डिफॉल्ट इम्प्लिसिटली इंपोर्ट करता है, वैसे GSP के अंदर भी वो आपका सर्वलेट की लाइब्रेरी इम्प्लिसिटली इंपोर्ट होती है, ठीक है ना। और GSP क्योंकि टैग बेस्ड है
तो इसके अंदर कोई क्लास नहीं होती, कोई डू गेट डू पोस्ट मेथड नहीं होता। तो अभी देखेंगे कैसे लिखा जाता है। अब जीएसपी के कुछ टैग्स होते हैं। पहला जो कैटेगरी है जीएसपी के 4 कैटेगरी के टैग्स होते हैं। जो पहली कैटेगरी के टैग है वो उसे कहते हैं जनरलाइज टैग्स, जो कि मेरा बिजनेस लॉजिक लिखने के लिए यूज करा जाता है। ठीक है ना। बिजनेस लॉजिक का मतलब क्या हुआ कि भाई कोई भी प्रोग्रामिंग करनी होती है तो आपको कुछ डिक्लेरेशन करना होता है, कुछ आउटपुट देना होता है और कुछ कोडिंग लिखनी होती है। तो ये वाले जो ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। ठीक है ना। ओपनिंग क्लोजिंग टैग के बीच में हम कोई भी जावा का कोडिंग लिखते हैं, जैसे कि कनेक्शन मैनेजर बनाना है या रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर करना है या रीडायरेक्ट करना है, जो भी मैं कोड लिखूंगा वो कोड रन टाइम पर जावा का जो भी कोड होगा, या इफ एल्स लिखना, वाइल का लूप लगाना है, जो भी मेरे को, क्योंकि HTML जो है, HTML तो इफ को नहीं समझेगा, HTML तो वाइल को नहीं समझेगा, HTML तो कनेक्शन को नहीं समझेगा। ठीक है ना। तो उसके लिए जावा के कोड को, जो भी जावा का कोड होता है वो इन टैग्स के बीच में रहता है, इसे कहते हैं स्क्रिप्टलेट टैग। तो स्क्रिप्टलेट टैग के बीच में जो भी जावा का कोड होता है वो रन टाइम पर सर्वलेट की क्लास के अंदर इंटरप्रेट हो जाता है। ठीक है ना। उसी तरीके से अगर मेरे को कोई ऐसा वेरिएबल बनाना है जो ग्लोबली और मेरे को पूरे पेज में इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए मैं ये एक्सक्लेमेशन के अंदर यहाँ पर ये स्टार्टिंग टैग है और ये एंडिंग टैग है, इसके बीच में मैं वेरिएबल को डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है ना। जैसे हम लोग नॉर्मली प्रोग्राम करते हैं, यहाँ पर हम लोग आउट डॉट प्रिंट एलन से काम नहीं करते, जो हम लोगों ने देखा था प्रिंट राइटर वाला। इसकी जगह यहाँ पर हमारे को एक्सप्रेशन टैग दे रखा है, जो कि मेरे को आउटपुट देने का काम करता है। ठीक है ना। तो ये मेरा ओपनिंग टैग है, ये मेरा क्लोजिंग टैग है और ये मेरा कमेंट टैग है। कुछ भी मेरे को प्रोग्राम के बीच में कमेंट डालना है तो हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। जीएसपी के ये जितने भी टैग्स हैं ये नेस्टेड टैग्स नहीं होते। नेस्टेड का मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं है कि आप इस टैग को ओपन करो और उसका इसको बंद नहीं करो और इसको बंद करे बगैर मैं एक्सप्रेशन देने लग जाऊँ, कि आप बोलो कि जनरलाइज टैग के ओपन के अंदर मैं फिर एक और ओपन टैग बना रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। तो जब तक ये कोई भी टैग आपका जैसे ओपन है तो ये क्लोज नहीं होगा, जब तक नया टैग स्टार्ट नहीं कर सकता। तो जीएसपी के अंदर नेस्टेड टैग्स नहीं होते। ठीक है ना। ये पहला जो होता है ये जनरलाइज टैग्स होते हैं। तो इसके अंदर जो है हमारा उल्टा काम होता है। जैसे मैंने क्या बोला, सर्वलेट के अंदर तो जावा के प्रोग्राम के अंदर HTML का कोड लिख रहे थे मैं आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर। इसमें उल्टा काम हो रहा है। इसमें HTML का कोड के अंदर, मतलब HTML के जो टैग होते हैं, HTML हेड टाइटल बॉडी जो होता है हमारा, उसके अंदर बॉडी के अंदर जो बॉडी है, बॉडी के अंदर मैं जावा का लॉजिक ऐड कर रहा हूँ, मतलब कि HTML के अंदर मैं जावा का लॉजिक ऐड कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो ये जीएसपी जो है उसके अंदर बेसिक HTML की बॉडी टैग के अंदर ये टैग्स लिखे जाते हैं। इसी तरीके से हमारे डायरेक्टिव्स होते हैं। डायरेक्टिव्स जो है ये दूसरी कैटेगरी के टैग्स होते हैं। डायरेक्टिव्स का मतलब होता है डायरेक्शन देना। ठीक है ना। तो इसमें 3 तरीके के डायरेक्टिव्स होते हैं। पहला डायरेक्टिव होता है पेज डायरेक्टिव, पेज डायरेक्टिव, और ये केस सेंसिटिव होता है। जैसे जावा केस सेंसिटिव होता है वैसे ये भी केस सेंसिटिव होता है। इसमें ये नहीं कि P कैपिटल कर दिया, L कैपिटल कर दिया। ठीक है ना। तो ये पेज डायरेक्टिव है और ये लैंग्वेज एट्रीब्यूट है, लैंग्वेज इम्पोर्ट एट्रीब्यूट है। ठीक है ना। एट्रीब्यूट, इसे एट्रीब्यूट कहते हैं। और ये पेज डायरेक्टिव जो है पेज की इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मेरा सर्वलेट की लाइब्रेरी तो इम्प्लिसिटली इंपोर्ट हो जाती है, लेकिन अगर जीएसपी में कनेक्शन करना चाहता हूँ या मैं एरे लिस्ट को इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो उसके लिए अब वो एसक्यूएल पैकेज या यूटिल पैकेज तो मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा ना। तो मेरे को ये पेज को बताना पड़ेगा कि आपके इस पेज के अंदर जो जीएसपी का पेज है उसमें मैं एसक्यूएल की लाइब्रेरी और यूटिल की लाइब्रेरी को यूज कर रहा हूँ। तो उसके लिए हम लोग पेज डायरेक्टिव को यूज करते हैं। ठीक है ना। इसी तरीके से दूसरा डायरेक्टिव हमारे पास होता है, वो होता है हमारे पास इंक्लूड डायरेक्टिव। इंक्लूड डायरेक्टिव क्या काम करता है, वो HTML या जीएसपी के कंटेंट्स को इंक्लूड करता है। जैसे नीचे फुटर, मेरे को कॉपीराइट का फुटर है या मेरे को लोगो है जो मेरे पेज का हेडर है, तो मेरे को हेडर और फुटर हर पेज के ऊपर इंक्लूड करना है। या तो मैं हर एक जीएसपी पेज के अंदर वो कोड लिखते जाऊँ, नहीं तो मैं एक हेडर डॉट जीएसपी बना लूँ, एक फुटर डॉट जीएसपी बना लूँ, और हेडर और फुटर डॉट जीएसपी को मैं जो भी मेरा करंट जीएसपी है उस करंट जीएसपी के अंदर इंक्लूड कर दूं। तो ये मेरा क्या कर रहा है, इसको कहते हैं इंक्लूड डायरेक्टिव। ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास एक और डायरेक्टिव होता है टैगलिव डायरेक्टिव। टैगलिव डायरेक्टिव क्या होता है वो हम लोग डिटेल में बाद में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना चीज समझ लिया कि हम लोग अपने खुद के टैग्स भी डिफाइन कर सकते हैं जीएसपी के अंदर। ये तो प्री डिफाइंड टैग्स हैं, हम लोग अपने खुद के टैग्स भी डिफाइन कर सकते हैं। तो वो टैग क्या काम करेंगे, उसके लिए हम लोग टैग लाइब्रेरी बनाते हैं। तो वही टैग लाइब्रेरी को एक्सप्लेन डायरेक्टिव, तो टैगलिव क्या है, डायरेक्टिव है। तो टैगलिव डायरेक्टिव क्या डायरेक्शन दे रहा है कि वो टैग लाइब्रेरी के बारे में बता रहा है कि ये जो टैग आपने इस पेज के ऊपर जो कस्टम टैग इस्तेमाल कर रखा है उस टैग की टैग लाइब्रेरी कहाँ पर है, वो ये बताने का काम करता है। इसे कहते हैं टैगलिव डायरेक्टिव। ठीक है ना।
तीसरे कैटेगरी के टैग्स होते हैं एक्शन एलिमेंट्स। एक्शन एलिमेंट्स जो हैं वो कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसा भी मैंने बोला रीयूजेबिलिटी का फीचर। तो इसमें जावा बीन्स का फीचर होता है जो कि हमारे कंपोनेंट के अंदर सेटर मेथड होता है जो डाटा को सेट करवाता है, और गेटर मेथड होता है जो डाटा को गेट कराता है। तो वो उसके लिए डाटा को सेट गेट करने के लिए, बीन को यूज करने के लिए हमारे पास क्या है, एक्शन टैग्स हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करना या पैरम वैल्यू को भेजना, ये सब एक्शन टैग्स कहलाते हैं। और लास्ट की कैटेगरी मैंने आपको बताई थी कस्टम टैग्स जो हमारे यूजर डिफाइंड टैग होते हैं। इसी तरीके से मैंने अब लास्ट चीज है वो है इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स। तो मैंने जैसे भी आपको बताया कि जीएसपी के अंदर कोई क्लास या डू गेट डू पोस्ट मेथड नहीं होता है, लेकिन अब मेरे को प्रोग्राम को लिखना है, तो प्रोग्राम को लिखने के लिए मेरे को कुछ ऑब्जेक्ट्स तो चाहिए ही होती हैं, जैसे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट चाहिए, आउट का ऑब्जेक्ट चाहिए, सेशन का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ये जावा जेएसपी के अंदर प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इन्हें रेडीमेड ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, और इन्हीं को हम लोग इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो अब एक हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जांपल देखते हैं। तो एक हम लोग नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। वही जैसे सबलेट का डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट बनाया था वैसे ही डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम दे दीजिए टॉमकैट। आपको मैंने बता दिया था कि सेलेक्ट कर सकते हैं आप अगर आपके पास है तो, और नहीं तो आप उसको यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी मशीन पर। नेक्स्ट पर क्लिक करिए, नेक्स्ट पर क्लिक करिए। जनरेट वेब डॉट एक्सएमएल पर जैसे मैंने होता है चेक करना होता है, चेक कर दीजिए, फिनिश पर फिनिश कर दीजिए। तो ये जीएसपी डेमो प्रोजेक्ट मेरे पास बन गया। इसके अंदर वही वेब कंटेंट में कंटेनर में जाइए, वेब कंटेंट, राइट क्लिक करिए, न्यू, और न्यू के अंदर HTML की फाइल। तो हम लोग एक सिंपल लॉगिन का एग्जांपल देखते हैं जैसे सबलेट में करा था। login.html बना दिए मैंने। फॉर्म बना रहे हैं, मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट, एक्शन इज इक्वल्स टू लॉगिन। अब यहाँ पर एक्सटेंशन देना जरूरी है। अब यहाँ पर कोई सबलेट के अंदर जैसे हम लोग मैपिंग कर रहे थे web.xml में जाकर, वो मैपिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। यहाँ पर एक्सटेंशन जैसे login.jsp देंगे वैसे ये वेब कंटेंट में जाकर इस जीएसपी पेज को सर्च करेगा, तो इसकी हमको कोई मैपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो मैंने ये एक, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक क्या बना दिया, एक HTML का पेज बना दिया। अब मेरे को यहाँ पर जो जीएसपी होगा वो भी वेब कंटेंट के अंदर ही रहेगा,
तो मैं एक जीएसपी का पेज बना, न्यू जीएसपी। तो ये लॉगिन डॉट जीएसपी है। तो देखिए सबसे पहले इसने पेज डायरेक्टिव ले लिया, @पेज लैंग्वेज इज इक्वल टू जावा, और इसके अंदर एक इम्पोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टार। कोई सेमी कॉलन वगैरह नहीं लगाते हैं, ठीक है ना, ऐसे ऐसे सेमी कॉलन नहीं लगाते हैं। और एक से ज़्यादा इंपोर्ट करना अगर मेरे को, तो कॉमा, तो कॉमा कर आप एक से ज़्यादा इंपोर्ट कर सकते हैं। तो जैसे है नहीं जरूरत, लेकिन मैं जैसे कर दिखा रहा हूँ, जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, ऐसे करके सेमी कॉलन नहीं लगाना, ठीक है। तो अभी तो खैर मेरे को खाली एसक्यूएल की जरूरत है, तो मैं खाली एसक्यूएल को इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो ये हमारा पेज डायरेक्टिव हो गया। इसके बाद बॉडी के अंदर हम लोग सबसे पहले एक डिक्लेरेशन टैग कर रहे हैं, स्ट्रिंग यूआईडी कॉमा पीडब्ल्यूडी इज इक्वल्स टू नल, ठीक है। ये मेरा डिक्लेरेशन टैग हो गया, ठीक है। उसके बाद ये मेरा अब स्क्रिप्टलेट टैग स्टार्ट हो गया। स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर हम लोग क्या लिख रहे हैं, यूआईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट मेरा इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट। अब देखिए आपका कोई डू गेट डू पोस्ट नहीं है, ठीक है ना, और रिक्वेस्ट जो है वो मेरा इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है। मेथड वही है जो हम लोगों ने सर्वलेट में करा। ठीक है, अब मेरे को डाटाबेस से कनेक्शन करना है। तो डाटाबेस से कनेक्शन करने के लिए हम लोगों ने जो कनेक्शन मैनेजर क्लास बनाई थी सर्वलेट में, कनेक्शन मैनेजर, उसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ और जीएसपी के जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर एसआरसी में एक पैकेज बना लेता हूँ। पैकेज फॉर्म के नाम से बना लेते हैं, ठीक है। एक बार इसको प्रॉपर्टी देख लेते हैं इसकी, ठीक है, एसआरसी के अंदर फॉर्म, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक कॉमा कर फॉर्म डॉट कनेक्शन मैनेजर, तो मैंने यहाँ पर जो फॉर्म है, फॉर्म पैकेज में कनेक्शन मैनेजर जो है उसको भी यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया, ठीक है ना। तो कनेक्शन मैनेजर जो है वो मैं खोल कर दिखा रहा हूँ आपको। ये हम लोगों ने पहले से बना रखी है, जिसका मेथड है गेट कॉन। तो यहाँ पर देखा मैंने बोला स्क्रिप्टलेट टैग में कुछ भी जावा का कोड लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर कोई भी जावा कोड जो लिखेंगे वो सर्वलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। गेट जो कि रिटर्न में क्या रिटर्न कर रहा है,
कनेक्शन, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर मैं डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है ना। वो डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट का मैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर दिखाऊंगा इसके साथ यूज़ करना। और अभी मैं सिंपल एसक्यूएल क्वेरी लिख लेता हूँ। हम लोग वही रेज टेबल इस्तेमाल कर रहे हैं जो हम लोगों ने पहले इस्तेमाल करी थी, और एक एसक्यूएल क्वेरी हम लोगों ने सेलेक्ट करने की भी है। तो आप देखिएगा ये जितना भी कोड में लिख रहा हूँ ये HTML की बॉडी के अंदर लिख रहा हूँ, ये स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर लिख रहा हूँ, इफ rs डॉट नेक्स्ट, ठीक है ना। अब इफ rs डॉट नेक्स्ट के अंदर मेरे को क्या करना है, मेरे को उसको एक वेलकम मैसेज देना है। एक सिंपल अभी लेकर चलते हैं, ठीक है ना। इफ rs डॉट नेक्स्ट में क्या करना है, मेरे को उसको एक वेलकम मैसेज देना है। इसमें एरर क्या है, हेलो यूजर वेलकम। अब ये मेरे को एक्सप्रेशन देना है। तो अब मैंने बोला था नेस्टेड टैग नहीं हो सकता, मतलब कि एक टैग जब ये है और ये ओपन है तो इसके बीच में मेरे को इफ के अंदर मैसेज देना है, तो मैं यहाँ पर एक्सप्रेशन टैग स्टार्ट नहीं कर सकता ऐसे, ये रॉन्ग है, ऐसे ये रॉन्ग है, एरर देगा। तो आप नेस्टेड टैग्स डिफाइन नहीं करते, तो उसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये वाला जो जनरलाइज टैग है, क्योंकि जावा का सारा कोड चल रहा है, तो ये इफ के अंदर आकर यहाँ पर आपको इस टैग को क्लोज करना पड़ेगा। तो ये टैग क्लोज हो गया, कौन सा, जनरलाइज टैग। उसके बाद आप यहाँ पर ये ऊपर बॉडी कंटिन्यू में चल रही है, देखिए ये टैग ओपन हुआ था, ये क्लोज हो गया, बॉडी अभी चल रही है। तो बॉडी के अंदर आप HTML का टैग सीधा इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे आपने लिखते हो H1, और H1 के अंदर आपको मान के चलिए एक्सप्रेशन देना है, तो आप यहाँ पर एक्सप्रेशन देते, और एक्सप्रेशन में हेलो और जो भी उसका UID, हेलो UID और वेलकम, कोई सेमी कॉलन नहीं लगाते, ठीक है ना। ये मेरा एक्सप्रेशन टैग होगा। वो अभी ये नीचे का वजह से दे रहा है, इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद अब क्या करना है, इफ का इफ बंद करना है। तो इफ ये जो करली ब्रैकेट है, ये तो HTML बॉडी तो इसको समझ नहीं रहा, तो इसके लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिएगा अब ये वाला ये टैग ऊपर का जनरलाइज्ड टैग जो था वो यहाँ पर आकर बंद हुआ, क्योंकि ये जावा का कोड है। एक्सप्रेशन टैग ने इफ के अंदर एक्सप्रेशन दिया, अब इफ का इफ बंद करना था। अब ये जो करली ब्रैकेट है ये जावा का कोड है, इसलिए फिर से स्टार्ट करा, और उसके बाद एल्स, अब एल्स में जाकर फिर मेरे को एक्सप्रेशन देना है। अच्छा, एल्स का एल्स बंद नहीं हुआ, इसलिए एल्स में फिर एक्सप्रेशन देना है। फिर से मैं यहाँ पर H1 दे देता हूँ, या हाइपर लिंक दे देता हूँ कि आप बैक चले जाओ, AHRES इज इक्वल्स टू नॉट मेंबर, ट्राई अगेन, ठीक है जी। इसके बाद ये एल्स का भी ब्रैकेट बंद नहीं हुआ, इसी वजह से ये एरर दे रहा है जो ऊपर का दे रहा है। तो अब ये एल्स का ब्रैकेट जो है ये फिर से जावा का कोड है, ठीक है ना। तो फिर से मैं यहाँ पर और एल्स का एल्स बंद कर दूँ, ठीक है जी। सिंपल मैंने ये प्रोग्राम आपको लिखकर दिखाया।
तो कैसे लिखा आपको समझ में आया होगा। तो देखिए ये जीएसपी में हम लोगों ने ये इम्पोर्ट करा और उसके अलावा बॉडी में डिक्लेरेशन करा और ये स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर जावा का नॉर्मल कोड और ये इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर रखा है रिक्वेस्ट, ठीक है ना। और रिक्वेस्ट के साथ में हम लोगों ने एक्सप्रेशन टैग को यहाँ पर यूज़ कर रखा है स्क्रिप्टलेट टैग के साथ। तो स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर जावा का कोड लिख रखा है, फिर आउटपुट दे रखा है, फिर ऐसे इफ का इफ बंद हो रहा है, फिर एल्स, फिर हम लोगों ने हाइपरलिंक बना रखा है और फिर एल्स का एल्स बंद हो रहा है। तो इसमें कोई क्लास नहीं लिखी हुई, कोई डूगर डू पोस्ट नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपल हम लोगों का प्रोग्राम है। तो अब आप इसको अगर चलाकर देखना चाहें तो देख सकते हैं। सर्वर पर रन होगा, सर्वर हमारा टॉमकैट है। ठीक है, तो ये लॉगिन डॉट एच टी एम एल आ गया हमारे पास और यूज़र आईडी में हमारे पास पराग और 1 2 3 4 चेक करते हैं। पराग 1 2 3 4 अभी देखिए कुछ एरर दे रहा है। आदि के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, एक बार चेक करते हैं क्या एरर दे रहा है। एक तो एक कनेक्शन मैनेजर का एरर दे रहा है, देखिए ओरेकल ड्राइवर नहीं मिल रहा उसको, ठीक है ना। तो ओरेकल ड्राइवर के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको जार फाइल ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये कनेक्शन, ये जो पहला तो हमारा जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोगों को क्या ऐड करना पड़ेगा, हमको ओरेकल की फाइल्स ऐड करनी पड़ेंगी। तो हम लोगों ने बताया था आपको कैसे ऐड करनी है पहले भी सबलेट में। तो ये हमारा ओरेकल था, ऐप डाटा, ओरेकल प्रोडक्ट, JDBC, लिब, ये दोनों जार फाइल्स को आप कॉपी कर लीजिए और अपने प्रोजेक्ट के लिब में ऐड कर दीजिए, ठीक है। ये इतना ऐड हो गया। इसको एक बार रिफ्रेश कर लीजिए और इस पर दोबारा से चलाते हैं, ठीक है। अगर आपको ये जैसे कि ये फर्स्ट पेज अपने आप ही खुल नहीं रहा, तो ये मैंने भी आपको पहले ही बताया था, जैसे वेब डॉट XML है तो इसके अंदर ये हमारे को एक लॉगिन डॉट HTML और ऐड करना है। तो यहाँ पर आप एक वेलकम फाइल लिस्ट के अंदर लॉगिन डॉट HTML, ताकि अपना आप ही खुल जाए। इतने मैं ओरेकल भी ओपन कर लेता हूँ अपना। तो ये रेज टेबल में अमित S और ABCD मेरे पास डाटा है, अमित S ABCD। चेक करते हैं एक बार चलाकर दोबारा से।
तो मैं गलत डाल रहा हूँ पहले। ठीक है, तो ये नॉट मेंबर ट्राई अगेन देखिए आ गया। कहाँ से आ रहा है? लॉगिन डॉट जीएसपी से आ रहा है। और अगर मैं सही डाल रहा हूँ AMITS और ABCD, तो हेलो अमित एस वेलकम। तो देखिए ये वही सर्वर साइड प्रोग्रामिंग की तरह काम कर रहा है जो सर्वलेट काम कर रहा था, लेकिन सर्वलेट से कंपैरिजन करेंगे तो आप देखेंगे इट इज़ मच ईजियर एंड मच फास्टर टू राइट। अगर इसमें हम लोग कुछ चेंजेस भी करेंगे तो रन टाइम पर अपने आप ही इफेक्ट ले लेगी। ठीक है, और लिखना भी हमारे लिए आसान है, तो इसलिए हम लोग जीएसपी को हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज़ अ हायर वर्जन ऑफ सर्वलेट ऑनली। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी एग्जांपल के अंदर और भी टैग्स भी इस्तेमाल देखेंगे और साथ में डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट का भी इस्तेमाल कर देखेंगे। ठीक है ना, तो आगे के सेशन आप विजिट करिएगा, तो उसके अंदर हम लोग और भी जीएसपी के कस्टम टैग्स, जावा 20, ये सब चीज़ें भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।